Here's the 30-second lesson on what legends know. Never practice nunchucks in a crowded room. Never eat chole before a road trip. Always take your shirt off before you iron it. Don't take a call near a swimming pool. And don't forget, saving is not investing. Legends don't just save, they invest in mutual funds. Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme-related documents carefully. हरियाणा और जम्मू कश्मीर में चुनाव, झारखंड में राजनीतिक हलचल और कोलकाता आरजी कर रेप केस मामले के बाद महिला सुरक्षा पर उठ रहे सवाल। बीते सप्ताह आपने हमें काफी सारे प्रश्न भेजे, जिनके जवाब देने के लिए हाजिर हैं हम हेडलाइंस के पीछे डीके सिंह के साथ। स्वागत है आपका। पिछले 2 सप्ताह हम इस प्रोग्राम को नहीं कर पाए थे क्योंकि डीके सिंह ट्रैवल कर रहे थे, इलेक्शन से रिलेटेड जो स्टोरीज उन पे काम कर रहे थे, लेकिन हम इस बार भी कुछ प्रश्न जो आपने हमें पहले भेजे थे उनको भी लेने की पूरी कोशिश करेंगे। तो बिना किसी विलंब के आज का जो पहला प्रश्न है, मधुर सहगल जानना चाहते हैं। वो कहते हैं कि जो इंडिया टुडे मूड ऑफ द नेशन सर्वे आया है, उस पर आपकी क्या राय है? थैंक यू। चूंकि आपने मुझे अलर्ट कर दिया था पहले कि मूड ऑफ द नेशन पे भी आप क्वेश्चन करने वाले हैं मुझसे, तो मैंने कुछ डेटा जो मूड ऑफ द नेशन का जो कुछ डेटा शायद यहाँ कुछ नोट करके ले आया मैं। देखिए, एक बड़ा पिक्चर जो आता है मूड ऑफ द नेशन सर्वे का, ये इंडिया टुडे ग्रुप 2 बार करती है साल में, एक बार फरवरी में, एक बार अगस्त में। तो ये अगस्त का है डेटा और ये है बजट के बाद वाला है। तो आपको लगेगा कि अभी तो इलेक्शन रिजल्ट्स आया था, अब इलेक्शन रिजल्ट्स के बाद नया ये क्या डेटा, क्या नया आपको क्या बता सकती है? तो उसमें कुछ चेंजेज हैं, कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं। जैसे अब देखिए, जैसे मोदी जी की पॉपुलैरिटी है, जितना फरवरी में इनका लास्ट सर्वे हुआ था फिर अभी हुआ है, अब पॉपुलैरिटी में इनका, मोदी जी का पॉपुलैरिटी 49.1% आ गया। मतलब करीब करीब आधे रिस्पोंडेंट्स जो है, जो सर्वे में जो पार्टिसिपेट करते हैं, उसमें 49.1% ने बेसिकली वो उनको कहा है कि वो बेस्ट सूटेड है प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए अभी भी। लेकिन उसमें कैच क्या है? उसमें है कि फरवरी में हुआ था तो उसमें करीब 54% लोगों ने कहा था कि वो बेस्ट सूटेड है पीएम बनने के लिए। तो थोड़ी गिरावट। तो चुनाव के बाद भी अब देख रहे हैं थोड़ी सी गिरावट है। दूसरी तरफ राहुल गांधी का देखेंगे तो इनका थोड़ा बेटर हुआ है फरवरी से लेकर अब तक में। सो फरवरी में इनको बेस्ट सूटेड कह रहे थे 13.8% लोग, अभी वो 22.4% हो गया है। तो राहुल गांधी का फिर से जो बेस्ट सूटेड पीएम वाला कैटेगरी है, उसमें ज़्यादा रिस्पोंडेंट्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो राहुल गांधी का बढ़ रहा है और प्रधानमंत्री मोदी का घट रहा है। लेकिन फिर भी गैप देखिए, बहुत मेजर गैप है अभी भी। 22.4% राहुल गांधी के लिए, 49.1% मोदी जी के लिए। तो अब राहुल जी और मोदी जी में क्या आपका करीब करीब आपको लग रहा है कि 26%, करीब 26% परसेंटेज पॉइंट से ज़्यादा का अभी भी गैप है। तो ये मेजर गैप है जिसके लिए इंडिया ब्लॉक को सोचना पड़ेगा। लेकिन फिर वो दूसरा पॉइंट जो आता है कि प्रधानमंत्री मोदी का पॉपुलैरिटी लगातार घटते रहना। नया बजट हुआ, नए बजट में एम्प्लॉयमेंट पे काफ़ी जोर दिया गया, पूरी बात हुई कि पूरा इतने करोड़ एम्प्लॉयमेंट जनरेट करेंगे ये। इसके बाद भी देखिए कि ड्रॉप हो ही रहा है। वो थोड़ा खतरे की घंटी बीजेपी के लिए है। लेकिन ये इंडिया ब्लॉक को भी बहुत ज़्यादा सेलिब्रेशन का टाइम नहीं है, बिकॉज गैप काफ़ी है अभी भी राहुल गांधी और नरेंद्र मोदी के बीच में, जब लोग देखते हैं कि प्रधानमंत्री कौन हो। दूसरी जो कुछ चीज़ें हैं इंटरेस्टिंग, उसमें देखिए कि अच्छा ये क्यों हो रहा है, उसका इंडिकेटर मिलेगा आपको कि प्रधानमंत्री मोदी की पॉपुलैरिटी घट क्यों रही है। अब उसमें मैं कुछ डेटा इसका पढ़ूंगा, जैसे इकोनॉमी का पार्ट है। अब उसमें जैसे क्वेश्चन था कि उनके जो अर्थव्यवस्था को उन्होंने कैसे हैंडल किया। तो जब फरवरी में हुआ था सर्वे, तो उस समय करीब करीब 32% लोगों ने कहा था कि मतलब बहुत बढ़िया हुआ, आउटस्टैंडिंग है। वो अभी तक में आके घट के आके 20% हो गया है। और ये जो लेटेस्ट सर्वे हुआ है वो हुआ है मिड जुलाई और अगस्त के बीच में। तो बजट के बाद भी लोग सोच रहे हैं हैंडली, हम जो सोच रहे थे आउटस्टैंडिंग हुआ है वो आपको घट के आ रहा है, जो कि प्राइम मिनिस्टर की हैंडलिंग है इकोनॉमी उस पर। अब उसमें है कि बाकी और भी कई इंडिकेटर हैं क्यों इलेक्शन में ऐसा हुआ होगा। जैसे 64% लोग कहते हैं कि उनकी स्थिति में जो है ना, उनका जो आर्थिक स्थिति है उसमें या तो वही है या फिर नीचे गया है। मोदी जी के 10 साल में कुछ ज़्यादा चेंज नहीं हुआ है, सुधार नहीं है, कोई सुधार नहीं है, या फिर अंदर नीचे गया है या वही है। केवल 33% लोग कहते हैं कि उनका थोड़ा सा इम्प्रूव किया है आर्थिक स्थिति। वो आपको बताता है कि पॉपुलैरिटी
क्यों घट रही है? क्योंकि इकोनॉमी अब जो है सो वो मेजर प्रॉब्लम हो रहा है, जो बाइट कर रही है वो। अब अच्छा, उसमें जैसे देखिए अब 63% लोग कह रहे हैं कि उनका आजकल के जो खर्चे पानी हैं, करंट एक्सपेंसेस, वो बड़ा मुश्किल हो गया है मैनेज करना। और उसमें से जब जॉब्स कहते हैं, जब सरकार कह रही है कि हमने 3 साल में 8 करोड़ जॉब क्रिएट कर दिए, 57% लोग जो हैं वो विश्वास नहीं करते इस आंकड़े को, कि सरकार के आंकड़ों में उनका विश्वास नहीं है। और 78%, 78.3% जो लोग कहते हैं कि उनका बेरोजगारी का जो है वो स्थिति बड़ा सीरियस है। वो फरवरी में 71% था, वो 78% हो गया है। तो 6 महीने में बढ़ ही गया है, जबकि बजट के बाद आ रहा है। तो मतलब बजट से भी लोग कन्विंस्ड नहीं है कि बेरोजगारी टैकल हो रही है। क्योंकि फरवरी में अगर 71% सोच रहे थे कि सीरियस प्रॉब्लम है, अभी 78% सोच रहा है। राहत नहीं मिल रही है। तो ये थोड़ा सा ये इंटरेस्टिंग डेटा है। फिर उसमें कुछ देखेंगे कि जैसे प्रधानमंत्री मोदी का परफॉर्मेंस जो है उसमें है कि उसमें कई थे कि आउटस्टैंडिंग, गुड, अलग अलग कैटेगरी है। जो जिन्होंने आउटस्टैंडिंग और गुड कहा प्रधानमंत्री मोदी का परफॉर्मेंस, वो है 58.6% लोग। अभी मेजॉरिटी लोग विश्वास करते हैं कि आउटस्टैंडिंग और गुड है। और फरवरी से वो बस 2% परसेंटेज पॉइंट नीचे आया। चुनाव के पहले फरवरी में करीब 60% से ज़्यादा लोग सोचते थे, करीब 60% कि आउटस्टैंडिंग है या गुड है। वो 2 परसेंटेज पॉइंट नीचे आया है, जो ज़्यादा नहीं है। लेकिन उसमें थोड़ा अलार्मिंग क्या है, जो आउटस्टैंडिंग कहते थे, जो एकदम सुपर कहते थे, बहुत बढ़िया है प्रधानमंत्री का परफॉर्मेंस, मैंने कहा ना आउटस्टैंडिंग और गुड दोनों कैटेगरी है। आउटस्टैंडिंग जो है सो जो कह रहे थे 41.8% लोग फरवरी में कह रहे थे कि आउटस्टैंडिंग है मोदी का परफॉर्मेंस। वो घट के अब अगस्त में आ गया 34.3, मतलब करीब करीब 7 परसेंटेज पॉइंट का घटाव आया है। मतलब फरवरी से लेके अगस्त तक में कि मोदी का परफॉर्मेंस सुपर है, मतलब वेरी गुड है, मतलब आउटस्टैंडिंग है, इसमें भी कम हो रहा है। तो ये सारी खतरे की घंटी है, क्योंकि आपको लगा अगर अपने बजट पे इतना फोकस किया अनएम्प्लॉयमेंट पे, आप इकोनॉमी को कैसे बूस्ट करने की बात कर रहे हैं, तो चुनाव के बाद भी वो उससे सुधार नहीं आ रहा है आपके रेट में। आप बाकी आप डेटा देखेंगे तो उसमें आपको आएगा कि इन्फ्लेशन पे काफ़ी जो है सो उनको प्राइस राइज से काफ़ी प्रॉब्लम है, अनएम्प्लॉयमेंट से। वो जो एक नैरेटिव चला है वो चेंज नहीं हो रहा है, और इनका सरकार का धीरे धीरे नीचे ही चला जा रहा है। लेकिन बीजेपी का एक उसमें ये है कि भाई अभी भी अपोजिशन जो है उस स्थिति में नहीं है कि अब चैलेंज करे। अगर जहाँ तक नरेंद्र मोदी की बात है, उसमें इंटरेस्टिंग पार्ट है कि अगर फिर देखिए कि बेस्ट पीएम कौन होंगे, तो चलो मोदी और राहुल में तो मेजर गैप है, लेकिन राहुल और बाकी लोगों को देखेंगे बीजेपी में जो देखे जाते हैं प्रधानमंत्री पद के दावेदार, अमित शाह हों या योगी आदित्यनाथ हों, है ना, या गडकरी हों, फिर राहुल और उनमें काफ़ी गैप है, तो वो काफ़ी नीचे हैं बाकी लोग। तो ये है कि अभी भी बीजेपी के लिए प्रधानमंत्री मोदी अभी भी सेंट्रल फिगर है, वोट अभी के नाम से अभी भी मिल रहा है उनको। और जब उनकी पॉपुलैरिटी नीचे जा रही हो, तो ये चिंता का विषय है बीजेपी का। ये मूड ऑफ द नेशन का मेरा अंडरस्टैंडिंग है। उषा खेर जानना चाहते हैं, क्या कश्मीर के लोग ये याद रखेंगे कि बीजेपी ने घाटी से कोई उम्मीदवार खड़े करने की जहमत नहीं उठाई थी? तो देखिए, शायद आपने वो पिछला क्वेश्चन लिया होगा, बिकॉज जब इन्होंने क्वेश्चन पूछा था तब तक बीजेपी ने अपने कैंडिडेट अनाउंस नहीं किया था। अभी तक जो है बीजेपी ने जो 44-45 सीट जो अनाउंस किए हैं, तो लोकसभा में बीजेपी ने डिसाइड किया था कि हम जम्मू रीजन में लड़ेंगे, और वैली में जो है, घाटी में जो है, बीजेपी डायरेक्ट नहीं लड़ी थी, लेकिन कुछ जो बीजेपी के एलाई माने जाते हैं, फॉर्मली एलाई नहीं है, जो इनको माना जाता है कि शायद बीजेपी के साथ रहेंगे, जैसे पीपल्स कॉन्फ्रेंस है शहजाद लोन का, या अपनी पार्टी के आपका अल्ताफ बुखारी का है, तो वो लोग लड़ रहे थे घाटी में। इस बार अब बीजेपी घाटी में भी लड़ने जा रही है, तो ये अब चेंज है। बट ये शायद क्वेश्चन हम चूंकि लेट से ले रहे हैं, तो इसीलिए शायद। और कार्तिक पराशर जम्मू कश्मीर के बारे में जानना चाहते हैं कि जो अभी आगामी विधानसभा चुनाव जो होने वाले हैं, उसमें घाटी में भाजपा के लिए जमीन पर कोई प्रभाव दिख रहा है, कुछ कर पाएंगे? देखिए, मैं अभी कई दिन रह गया हूँ पिछले सप्ताह घाटी में, ज़्यादातर मैं घाटी में ही था। वो नहीं लग रहा है, जो कि मैंने उस पर रिपोर्ट भी किया, कुछ वीडियो भी हमने उस पर एक वीडियो रिपोर्टिंग वहाँ से की थी, वो शायद हम लिंक शेयर कर लेंगे यहाँ पे, कि चेंज हो रहा है ज़मीन पे, लोगों में हो रहा है, कैसे डेवलपमेंट हो रहा है, गांव में प्लेग्राउंड बन रहे हैं। वहाँ जब जाएंगे आप तो देखेंगे रोड पे खेलते रहते हैं बच्चे, बिकॉज उनको खेलने के लिए जगह नहीं है।
और मुझे शोपियन में बता रहे थे कि एक बच्चा तो इसी खेलते खेलते में रोड पे अचानक गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया, पूरा पैरालाइज्ड ही हो गया वो। अब सरकार वहाँ पे मतलब एलजी के अंदर में जो है वहाँ कई सारे खेल के मैदान बने हैं, मैं कईयों को देख के आया, और कुछ जगह मैदान बने हैं तो आपको इतना अमेजिंग लगेगा, 4-4 5-5 टीम, उसमें कुछ लड़कियों की टीम भी है, वो सारे खेलते जा रहे हैं, इतना इंथुजियाज्म है उनमें खेलने का। आपको लोग बोलेंगे जल जीवन मिशन में पानी आने लगा है, मतलब काफ़ी इंथुजियास्टिकली पार्टिसिपेट करते हैं। वो मनरेगा में वो लोग कंप्लेन करते हैं कि मेरा जॉब कार्ड कट गया, हटा दिया गया है, उसमें इंथुजियाज्म है। तो अब धीरे धीरे एक वही जो था ना, केवल आतंकवाद का ही एक नैरेटिव लेते हैं ना, जब भी घाटी की बात करते हैं हम उसी की बात करते हैं, वही सब कुछ डिसाइड करेगा। और खास करके 370 हटने के बाद तो लगा कि पता नहीं क्या हो जाएगा घाटी में, लेकिन अभी अब घाटी में जाएंगे तो देखेंगे कि लोग में अब है 370 को कहते हैं कि हमारी आइडेंटिटी, हमारी आइडेंटिटी खत्म कर दी, लेकिन उसके बाद फिर वो होता है कि अच्छा आपका जो अगला सरकार आएगा उससे आप क्या चाहते हैं। तो वहाँ पे वो नहीं 370 या 35A की बात करते हैं, वहाँ पे आपसे बात करते हैं मुझे यहाँ पे ज़मीन, ये रोड होना चाहिए। रोड काफ़ी कुछ सुधार हुआ है, लेकिन अभी भी इनको और कनेक्टिविटी बेटर चाहिए, बिजली का मतलब ज़्यादा रेगुलर बिजली चाहिए, वो उसमें भी सुधार हुआ, लेकिन और भी चाहिए उसमें। तो बात ये है कि अब लोग देख रहे हैं कि उनको क्या चाहिए। अब स्कूल्स के बारे में उनका काफ़ी है, एम्प्लॉयमेंट के बारे में है, वो आपको बोलेंगे प्राइवेट सेक्टर नहीं आ रहा है, अभी जॉब कहीं नहीं मिल रहे हैं लड़कों को। तो अब ये कंसर्न जो है ना मेन, जो कि बाकी जगह कहीं भी इंडिया में देखेंगे वैसे घाटी में भी जो है वही मेन कंसर्न है कि हमारा क्या भविष्य है, बच्चों का क्या भविष्य है। तो वो थोड़ा सा चेंज हो रहा है, जो कि इमीडिएटली आपको नहीं देखा। वो उसमें बीजेपी में ऐसा कुछ नहीं, कोई वोट कन्वर्ट होने वाला है। तो उनमें जिनसे ही मैंने बात की, आप बीजेपी के बारे में राय मानिए तो बड़ा डिसमिसिव है, वहाँ पे है कि ठीक है नेशनल कॉन्फ्रेंस वो करेंगे या कोई और करेंगे, तो वो देखेंगे। वो पीडीपी का थोड़ा डाउन है, लेकिन वो भी एक मेजर प्लेयर है घाटी में। तो कौन आएगा वो है कि उनमें से कौन आएगा, या इंडिपेंडेंट चुन के आएगा। लेकिन ये नहीं कि बीजेपी घाटी में बहुत ज्यादा कुछ करेगी, मुझे लगता नहीं है। पर इन विषयों पे बात हो रही है, मतलब विकास एक एजेंट, ये जो है मेन जो है ना उनके बातचीत में, वो वही बिजली, सड़क, पानी, इस तरह के मुद्दे जो हैं वो वही बार बार आते रहते हैं। अब क्रिश कोचर जानना चाहते हैं, वो कहते हैं कि पहले फरीदकोट, फिर खडूर साहिब, और फिर उसके बाद इंजीनियर राशिद। वो कहते हैं क्या रेडिकल लोगों का पॉलिटिक्स में आने का, निर्णय का हमें स्वागत करना चाहिए, या क्योंकि वो एक लोकतांत्रिक तरीका अपना रहे हैं। लेकिन वो ये भी जानना चाहते हैं कि ये जो 3 जीत के आए, क्या अब इसको आत्मचिंतन करने की भी अब हमें आवश्यकता है। वो जानना चाहते हैं प्रिंट का इसमें ऑफिशियल स्टैंड क्या है, क्योंकि जम्मू कश्मीर में भी इलेक्शंस होने वाले हैं। वो ये जानना चाहते हैं कि ये लोग पॉलिटिकल पावर तो गेन कर लेते हैं, बट क्या ये एक अच्छी बात है या एक चिंता का विषय है। देखिए 2 चीज़ है इसमें। पहले तो इंजीनियर राशिद वो बारामूला से इंडिपेंडेंट होकर जीते। उन्होंने उमर अब्दुल्ला और मतलब बड़ा 2 लाख से ज़्यादा वोट से उमर अब्दुल्ला को हराया, और वो अभी जेल में हैं। उन पे टेरर फंडिंग का चार्ज है, जेल से उन्होंने चुनाव लड़ा, जीते। तो मैं उनके, चूँकि वो जेल में थे तो उनका चेहरा जो है ना कैंपेन में, उनका बेटा था 22 साल का लड़का है, वो MSc बॉटनी से कर रहा है, वो चेहरा था, और इतनी ह्यूज क्राउड आता था उसके लिए, इंजीनियर राशिद के लिए। तो मैं इस बार आने लगा तो मैं सोचा चलो अबलार रशीद नाम है उनके, इंजीनियर रशीद के बेटे के, मैं उनसे मिल ही लूँ। मैं मिला, फिर मैंने इंटरव्यू भी किया उनका। अब उसमें मैंने वही पहला क्वेश्चन पूछा कि क्या आपके वालिद, फादर, ये क्या सेपरेटिस्ट है, अलगाववादी है। उनका जवाब था कि अरे अलगाववादी होते तो क्या चुनाव क्यों लड़ते, चुनाव में तो आपको कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया पे आपको एलिजियंस, आपको ओथ लेना पड़ता है, तो फिर चुनाव ही नहीं लड़ते अलगाववादी होते। वो कहते हैं कि बिल्ट अप नैरेटिव है मेरे फादर के बारे में, वो तो ह्यूमन राइट्स के मुद्दे पे काम करते थे, लोगों के लिए काम करते थे, ऐसा बनाया गया है। चलिए खैर, वो उनका कथन है। ये लार्जर पिक्चर जो कर रहे हैं ये कि अब पंजाब में 2 हो गए, जैसे यहाँ पे अब वैली में हो गया, कि इस तरह के सेपरेटिस्ट जो आ रहे हैं चुन के। अब इस पर पहले ही मैंने बात की है। देखिए कंसर्न हो सकता है कि डिपेंड का आगे क्या होता है। जैसे अब जम्मू एंड कश्मीर में अगर बहुत सारे सेपरेटिस्ट चुन के आ गए असेंबली में, तो वो कैसे बिहेव करेंगे, वो एक दूसरी चीज़ है। बल्कि ये जो कह रहे हैं कि चलिए डेमोक्रेटिक मेन स्ट्रीम में आ रहे हैं, पार्टिसिपेट कर रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से ओथ लेते हैं उसको प्रोटेक्ट करने का, तो पॉलिटिकल मेन स्ट्रीम में तो आ रहे हैं। अब बहुत सारा पंजाब में बहुत पहले भी हुआ है, देखिए लोग धीरे धीरे मेन स्ट्रीम में आते चले गए। तो अगर वो उस तरह से देखेंगे तो इसको पॉजिटिव कह सकते हैं कि आखिर आप पॉलिटिकल मेन स्ट्रीम में आके फाइट कर रहे हैं, अपनी आवाज़ उठा रहे हैं, आप बाहर जाके आप सेपरेटिज्म नहीं कर रहे हैं, तो उस तरह से पॉजिटिव चीज़ है। लेकिन डिपेंड करता है कि अगर इतने लोग ऐसे आ गए, उन्होंने अपना एजेंडा ही बदल दिया चुनने के बाद, तो फिर थोड़ी सी मुश्किलें हो जाएगी उसमें।
वासु भी जानना चाहते हैं कि चुनाव आयोग ने जम्मू कश्मीर और हरियाणा के साथ झारखंड और महाराष्ट्र में चुनाव की घोषणा क्यों नहीं की? जैसा कि हम देख रहे हैं, वो कह रहे हैं ऑपरेशन लोटस चल रहा है, चंपई सोरेन के भाजपा में जाने की संभावना है, जो कि वो ज्वाइन कर ही रहे हैं। क्या महाराष्ट्र में कुछ ऐसा देखने को मिलेगा या इसलिए ये देरी हो रही है? और वो ये भी जानना चाहते हैं, क्या मोदी शाह भाजपा अभी भी मानते हैं कि चुनाव से पहले ये दल बदल फायदेमंद होते हैं? देखिए, इस पे भाजपा के अंदर में बहुत सारे इस पे सवाल उठ रहे हैं कि दल बदलों को ला रहे हैं आप, और जिसके कारण देखा कि पिछले अपने लोकसभा चुनाव में भी भाजपा को काफ़ी नुकसान हुआ, क्योंकि आरएसएस के और भाजपा के अपने काडर्स जो ग्राउंड पे हैं, उन्होंने कोई दूसरी पार्टी से लाया लेके आए हैं, उनके लिए मतलब कैंपेन करने से मना कर दिया कि हम इनके लिए क्यों करें। तो नुकसान हुआ है, पार्टी के अंदर डिस्कशन है, लेकिन अभी भी आ रहे हैं। अब चंपई सोरेन का भी देखिए, वो काफ़ी वेट करवाया गया है। तो पहले एक बार दिल्ली आए काम बनाने, फिर दूसरी बार गए, क्योंकि देखिए झारखंड में हुआ कि ट्राइबल सीट जितने हैं सब पे बीजेपी हार गई, तो इनको एक ट्राइबल फेस चाहिए, और ट्राइबल फेस लाए भी, आपको याद होगा सीता सोरेन को लाए, आपके मधु कोड़ा की वाइफ जो सिटिंग एमपी थी उनको इधर लेके आए थे, वो सब हार गए, गीता कोड़ा। तो उनको ट्राइबल फेस चाहिए। अब चंपई सोरेन चूंकि उनको मुख्यमंत्री से आने के बाद फोर्स कर दिया हटने के लिए हेमंत सोरेन ने, तो वो गुस्से में जेएमएम छोड़ के जा रहे हैं, बीजेपी में आ रहे हैं। तो बीजेपी को चलो जो भी चेहरा आएगा तो उसको लेना पड़ा। जहाँ तक महाराष्ट्र की बात है, देखिए महाराष्ट्र में इतनी पार्टीज हैं अभी। अच्छा, दल बदल कब होता है? जब किसी को लगता है कि वो पार्टी का जीतने का ज़्यादा चांस है, तो फिर अब नेता जो है छोड़ छाड़ के दूर उस तरफ जाता है कि उधर ज़्यादा चांस है, ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है। अभी जो महाराष्ट्र की हालत है, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है वो। सोचिए, दोनों गठबंधन को देखिए तो छः पार्टी तो वैसे ही हो गए, बाकी छोटे छोटे कई पार्टियाँ हैं। अब उसमें जब लोकसभा का रिजल्ट देखेंगे तो लोकसभा रिजल्ट में बड़ा जो अपोजिशन का गठबंधन है एमवीए का, वो बड़ा स्ट्रांग दिख रहा है अभी भी। और हमने मूड ऑफ द नेशन सर्वे की बात की, उसमें भी दिखता है कि ज़्यादा चेंज नहीं है लोकसभा चुनाव के बाद भी, वहाँ भी एमवीए अभी भी स्ट्रांग ही है कि अगर फिर से चुनाव हो जाए लोकसभा का, तो फिर भी कहते हैं 30 सीट 48 में फिर भी एमवीए अभी ले जाएगी। तो उस स्थिति में बहुत ज़्यादा दल बदल आपको दिखेगा नहीं। जहाँ तक इनका पहला पार्ट था सवाल का कि महाराष्ट्र में हरियाणा के साथ क्यों नहीं हुआ, अब देखिए चूंकि स्थिति इनके हरियाणा में भी बड़ी खराब दिख रही है, अभी महाराष्ट्र में भी खराब है। अब एक साथ करवा लेंगे तो उसमें फिर मतलब हो सकता है कि ज़्यादा जो है सो आपको हार ही मिले। तो उसके बीच में क्या किया, जैसे इन्होंने कुछ योजनाएं शुरू की है, महिलाओं के लिए योजना शुरू की है, मतलब लाडली बहन टाइप का इन्होंने योजना शुरू की है। अब उसका अनाउंस तो आपने कर दिया, अब लेकिन ग्राउंड में पहला किस्त जा चुका है महिलाओं को, लेकिन पूरा तो गया नहीं है, डिलीवरी पे डिपेंड करेगा। शिवराज सिंह चौहान लाडली बहन योजना में जीत गए मध्य प्रदेश में, क्योंकि उनको अच्छा खासा टाइम मिला स्कीम को रोल आउट करने का, तो चारों तरफ प्रदेश में पहुंच गया, महिलाओं को मिला वो। अब इनको भी रोल आउट करने का टाइम मिलेगा, तो इमीडिएटली इलेक्शन करवा लेते तो फिर रोल आउट भी नहीं कर पाते और महिलाओं तक पहुंचता ही नहीं फायदा। इनको लग रहा है कि ऐसा करने से शायद फायदा मिले, तो एक तो वो टाइम का मिला। दूसरा ये है कि अब देख लेते हैं हरियाणा में भी कि हो सकता है कि शायद कुछ अलग सरप्राइजिंग रिजल्ट आ जाए, तो शायद मोमेंटम चेंज हो जाए। तो और सबसे पहले जो मेरे ख्याल से बहुत सारे व्यूअर्स ये भी कहें कि हम बीजेपी क्यों कह रहे हैं अलग अलग चुनाव करते, इलेक्शन कमीशन का डिसीजन होता है। चलिए मान लिया बीजेपी का रोल नहीं है, इलेक्शन कमीशन ने डिसाइड किया है। कार्तिक पराशर जानना चाहते हैं, अजीत पवार ने एक ट्वीट किया था और उन्होंने कहा था कि कैसे उन्होंने बारामती में अपने चचेरे भाई के खिलाफ अपनी पत्नी को चुनाव लड़ाकर गलती की। तो वो पूछ रहे हैं कि क्या हम उन्हें शरद पवार के पास वापस जाते हुए देख सकते हैं? नहीं, मुझे थोड़ा वो मुश्किल लगता है। हालांकि राजनीति में कुछ भी कहना मुश्किल होता है, लेकिन देखिए लड़ाई अजीत पवार की क्या था कि उनको पार्टी का कंट्रोल चाहिए, उनको शरद पवार का सक्सेसर बनना है, जो अब बहुत क्लियर हो गया है कि सुप्रिया सुले ही सक्सेसर है उनके। तो वापस जाने पे फिर कोई फायदा तो उनका है नहीं। लेकिन अब इधर भी है जो महायुति में उनका इतना झगड़ा चल रहा है। अभी आपने देखा होगा कुछ 2 दिन पहले, अब महाराष्ट्र के एक शिवसेना के मिनिस्टर हैं, उन्होंने कह दिया कि अरे एनसीपी वालों के साथ जब कैबिनेट मीटिंग में बैठते हैं तो मुझे वॉमिटिंग आने लगती है। काफ़ी बड़ा कंट्रोवर्सी हो रहा है। कई मामले हैं जिसमें कि शरद पवार अजीत पवार जो है सो अलग स्टैंड लिए हुए हैं। अब इनके लोग, हमारी जब बात हुई, हमारी मानसी फड़के हैं हमारी मुंबई में, उन्होंने आज ही एक कहानी की है उस पर कि जब वो बात करते हैं अजीत पवार के कैंप से, तो कहते हैं अरे आरएसएस कहती है, बीजेपी वाले कहते हैं कि हमारे कारण हार गई ये सीट, तो हम भी क्यों बीजेपी के कारण हारें, कि बीजेपी और शिंदे का उस एंटी इनकम्बेंसी तो इस सरकार का भी है,
तो हम भी थोड़ा डिस्टेंस करके चलते हैं। तो अंदर में इतनी मारामारी चल रही है अभी इधर भी, कि वहाँ पे बीजेपी की या इस महायुति जो रूलिंग कोalition है उसका भी बहुत बुरा हाल अभी चल रहा है। लेकिन देखिए अभी चुनाव में दिन है, अभी तो अनाउंस भी नहीं हुआ। अनाउंस तो अक्टूबर में होना है चुनाव महाराष्ट्र का। तब तक में शायद अगर कुछ चेंज हो जाए, और तब तक ये जो स्कीम इस तरह का लेके आए हैं वेलफेयर स्कीम, उसका कोई ज़मीन पे इम्पैक्ट पड़े तो शायद इनको कुछ होप होगा। लेकिन अभी जो स्थिति है उसमें महायुति की स्थिति बुरी है, मतलब बुरी दिख रही है एटलीस्ट अभी तक। और उसमें अजीत पवार भी सोच रहे होंगे, बिकॉज लोकसभा इलेक्शन में केवल वो एक सीट जीत पाए, 4 लड़े उसमें से 1 सीट जीत पाए। अब अभी से लेके चुनाव आने तक में उनके कैंप से भी जानते हो डिफेक्शन होने लगेगा। लोगों को जब लगता है कि शरद पवार वाले कैंप में बेटर स्थिति में है, तो फिर जो एमएलए जाए थे, बहुत सारे लीडर्स है, धीरे धीरे जाना शायद शुरू कर दें। तो फिर अजीत पवार के लिए भी एक क्राइसिस टाइप का सिचुएशन है। तो और दूसरी बात कि वो जो कह रहे हैं कि नहीं हमने सुप्रिया सुले के खिलाफ अपनी वाइफ को लड़ा के गलत किया, उसका 2 कारण है। पहले तो अब जितनी बार आप शरद पवार को टारगेट करते हैं ना महाराष्ट्र में, देखिए शरद पवार बहुत टॉलेस्ट लीडर है वहाँ के, उन पे पर्सनली जब कमेंट कीजिएगा तो उल्टा पड़ जाता है। 2019 में भी जब एक बार उनके ईडी ने उनका नाम डाल दिया था केस में, तो उन्होंने कहा था हम ईडी के दफ्तर जा रहे हैं। और फिर वो एक जगह बारिश में भीगते हुए उन्होंने भाषण दिया था, एक मराठा प्राइड का इशू बन गया था, और वो बहुत बुरा पड़ा था मतलब इसके लिए बीजेपी के लिए। इस बार भी मोदी जी ने खुद ही और अमित शाह ने भी जाकर लोकसभा इलेक्शन में काफ़ी कुछ उनके बारे में कह दिया। जैसे मोदी जी ने कह दिया कि वो तो भटकती आत्मा है। अमित शाह ने कह दिया कि तो इंस्टीट्यूशनलाइज करप्शन जो है महाराष्ट्र का, ये सब ये है, मतलब सब सर्वे सर्वा, ये मतलब एग्जैक्ट वर्ड सर्वे सर्वा नहीं था, मतलब ये मतलब सबसे बड़े उसके वो हैं। तो ये सब उल्टा पड़ गया उनको। अजित पवार की वाइफ भी हार गई। तो अब इनको इनकी स्ट्रेटेजी है कि शरद पवार को अटैक नहीं करो, बिकॉज अब देखिए अब उनका करीब करीब लास्ट इलेक्शन है, टॉलेस्ट लीडर रहे, अब उन पर पर्सनली अटैक करेंगे तो आपको उल्टा पड़ेगा। तो इसीलिए अजीत पवार की स्ट्रैटेजी है कि थोड़ा सा वो नहीं होने दें। ये कोई आप अपना बचा रहे हो, बिकॉज उसके खिलाफ अगर बोलना शुरू करेंगे अपने चाचा के खिलाफ, वो उल्टा पड़ेगा और ज़्यादा, जो कि उन्होंने लोकसभा में देखा। तो वो नहीं चाहते हैं। ये नहीं है कि उनके साथ वापस जाना चाहेंगे, बिकॉज वापस जाने पे फिर वहाँ एनसीपी उनको मिलेगा क्या? छोड़ के ही आए थे कि उनको एनसीपी का कमांड चाहिए था, जाने पे मिलेगा नहीं वापस उनको। हाँ, मजबूरी में जब कुछ भी नहीं बचा हो तब क्या होता है राजनीति में, अब कुछ नहीं कह सकते। जयकर मिश्रा का एक प्रश्न है, काफ़ी अलग प्रश्न है उनका। वो पूछते हैं क्या द प्रिंट की एडिटोरियल टीम उनके वीडियो पर टिप्पणियों को देखती है? मैं विशेष रूप से पिछले हेडलाइंस के पीछे के संबंध में पूछ रहा हूं, जहां लगभग सभी पोस्ट में शो के बारे में नकारात्मक प्रतिक्रिया थी। क्या द प्रिंट को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता? एकदम फर्क पड़ता है। और हम सारे पोस्ट देखते हैं, मैं भी देखता हूँ, नीलम भी देखती है, हमारी एक अलग टीम है वो भी देखते हैं कि क्या कमेंट आ रहा है। बिकॉज अगर आप ही को पसंद नहीं आया तो हम शो किसके लिए कर रहे हैं? सारे क्रिटिसिज्म हम वेलकम करते हैं, जहाँ पे हमारी खामियां हैं हम उसको दूर करने की कोशिश करते रहते हैं। लेकिन लर्निंग प्रोसेस होता है, कई बार कई चीज़ें होती है जो मैं कहूँ शायद वो सटीक न हो, शायद आपको अच्छा नहीं लगे, तो उसको हम देखेंगे कि हमारी गलती कहाँ पे हुई। क्योंकि फाइनली देखिए प्रिंट हो, हम सारे शो आपके लिए करते हैं, और आप क्या सोचते हो शो के लिए वो बहुत इंपॉर्टेंट हमारे लिए होता है। बस एक लर्निंग प्रोसेस है पूरा, कि अब जितनी खामियां होगी धीरे धीरे हम ख़त्म करने की कोशिश करते रहते हैं। हम भी तो मतलब ऐसे है नहीं है कि हमसे गलतियां होती ही नहीं, गलतियां हम भी करते हैं, सीखते रहेंगे। तो आप हमें अपने सुझाव भेजते रहें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस पूरे विश्लेषण के लिए। हम अगले सप्ताह फिर आएंगे एक नए शो के साथ।